हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सामाजिक विज्ञान क्लास 6 हमने आज 5th लेसन पढ़ेंगे। हम क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आधा चैप्टर हमने कल पढ़ लिया था। उसमें बताया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में हमें कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज आगे हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं। ऋग्वेद में काम के आधार पर 3 तरह के लोगों का वर्णन है। जैसे पुरोहित है, जो लोग अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। आज भी आपको पता है ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण से हम पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें हम पंडित को जरूर बुलाते हैं। तो उस समय भी ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। फिर है शासक, राजा। शासक को राजा कहते थे। उस जमाने के राजा के बाद जमाने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। राजा बाद के जमानों के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी न तो कोई राजधानी होती थी और न ही कोई महल होता था और न ही वो किसी प्रकार का टैक्स लेते थे। ये जरूरी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। जनता है उसके बाद जन। आम लोगों को जन या विश कहते हैं। आज की भाषा में भी लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है। विश शब्द से ही वैश्य बना है। ऋग्वेद में कई जनों या विश का उल्लेख है, जैसे कि पुरु है, जन है, भरत जन है, यदुजन है। तो इस प्रकार के लोगों का प्रयोग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आर्य है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो उनका विरोध करते थे उनको दस्यु या दास कहते थे। दास लोग अलग अलग भाषा बोलते और यज्ञ नहीं करते। यहाँ पे आया ना, पहले ये कौन करता था, ब्राह्मण करते थे, लेकिन दास तो ये कर नहीं सकते। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा। यह आज भी पता है आपको। हम दास शब्द का प्रयोग गुलामों के लिए करते हैं। और युद्ध में बंदी बनाए लोगों के अपने बाकी जिंदगी दास के रूप में बितानी पड़ती थी। कहने का मतलब है कि जो युद्ध में हार जाता था, जो उसको जीत लेता था, तो पूरी उम्र उसे उसका दास बनने के लिए रहना पड़ता था। आर्य लोग क्या होते थे, खानाबदोश होते थे। खानाबदोश का मतलब होता है कि वो एक जगह नहीं रहते थे, वो इधर से उधर घूमते रहते थे। जो मध्य एशिया में रहते थे और 1500 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। शुरू में वे पंजाब के आसपास बस गए। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था और समय बीतने के साथ आर्य भारत में अन्य भागों में फैल गए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर आगे पूर्व की ओर। द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। महापाषाण खामोश प्रहरी। अब हम पढ़ेंगे महापाषाण खामोश प्रहरी। तो इसमें बताया गया है कि महापाषाण यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पर जो बनी रचनाएं वो किस प्रकार की होती हैं कि इनका इस्तेमाल किसी कब्र गाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसको दबाया जाता था, तो वहां पर जो बनती थी उसको कब्र बोलते थे। महापाषाण को या तो एक विशाल पत्थर से बनाया जाता था। महापाषाण का मतलब ही बड़ा पत्थर, तो उसको बड़े पत्थर पर बना लिया। फिर अगर बड़ा पत्थर नहीं है तो छोटे छोटे नेक पत्थर ले लिए। फिर कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे, ऊपर रख दिए जाते थे जमीन के। कुछ जमीन के बिल्कुल नीचे दबा दिए जाते थे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि जगह जगह हम बोलते हैं माइलस्टोन लगे हुए हैं, कि वो पत्थर लगे होते हैं, तो वहाँ पे हमें जगह का नाम भी, इतनी दूरी पर ये जगह रहेगी। जैसे आप भुन्ना के ही हैं मान लीजिए, ठीक है, भुन्ना से आप रतिया जा रहे हैं, फतेहाबाद जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर माइलस्टोन मिलता है, भाई फतेहाबाद इतने किलोमीटर रह गया। तो इसीलिए ये साइन पोस्ट का मतलब यही होता है। इससे कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी कि किसकी कब्र है, कहाँ पर है, तो इसको आसान हो जाता था। इससे महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले हुई। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित है। फिर क्या था
कि और जब जैसे अभी बताया मैंने कब्रें बनाई जाती थी, तो जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ जैसे उसको दबाया जाता था, दफनाया जाता था, उसके साथ कुछ विशेष बर्तन भी दफनाए जाते थे। इन बर्तनों को रेडवेयर और ब्लैकवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इन बर्तनों को? रेडवेयर और ब्लैकवेयर। कुछ कब्रगाहों में लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे लोगों के लिए घोड़े का महत्व भी पता चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। तो इसमें सामाजिक असमानताएं भी हमें किस प्रकार पता चलेगा कि सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। तो इसमें बताया गया कि दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी नामक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल है। इस पुरास्थल की एक कब्र से एक कंकाल मिला, जिसके साथ 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख मिला। वहीं दूसरे कंकालों के साथ कुछ बर्तन मिले। इनसे बड़े ही रोचक तथ्य सामने आए कि लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। सामाजिक असमानताएं जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। किसी जैसे जो कोई अमीर है उसके साथ सोने के मनके दबा दिए, जो कोई गरीब है उसके साथ लोहे की चीज़ें दबा दी। तो मृत के साथ उसके कुछ सामानों को भी दफना दिया जाता था। पारिवारिक कब्रगाह। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ खास परिवारों के लिए जो कब्र होती थी, कुछ कब्रगाहों से कई कंकाल मिले हैं। जैसे कि एक ही मतलब मान लीजिए एक ही परिवार के वो सदस्य होते थे, तो वो एक ही जगह दफना दिए जाते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि पारिवारिक कब्रगाहें रही होगी। ऐसी कब्रगाहों के ऊपर पत्थर से एक वृत्ताकार यानी कि गोल रचना बनाई जाती ताकि उस जगह को आसानी से ढूंढा जा सके। इनाम गांव में एक विशेष कब्रगाह है। यह आज महाराष्ट्र में पड़ता है और पुणे से 89 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। भीमा नदी की सहायक नदी गोड़ के निकट है। इनाम गांव में लगभग 3600 से 2700 वर्षीय पहले रहते थे। इस कब्रगाह में वयस्कों को ही दफन किया जाता है, यानी कि जो वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, उन्हीं को ही दफन किया जाता था। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था, उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। कुछ लोगों को घरों में ही दफनाया जाता था। मृत के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी। ऐसे ही एक पुराना स्थल है, वहाँ पर 4 पाए वाला एक जार मिला। इस जार के भीतर कंकाल था। इस जार को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। यह उस पूरा स्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। मृतक का पैर मोड़ कर लिटाया गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण या धनी व्यक्ति रहा होगा, या समृद्ध किसान होगा, या गांव का मुखिया। तब हमने पढ़ना है कि इनाम गांव के लोगों का क्या व्यवसाय था। इनाम गांव के पूरा स्थल से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा, तिल के अवशेष मिले। यहाँ से कई जानवरों के भी अवशेष मिले, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा। इस प्रकार से ये सभी जानवर मिले। यहाँ से चिड़िया, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा और मछली के भी अवशेष मिले हैं। कुछ जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान है। इससे क्या पता चलता है कि जानवरों का इस्तेमाल भोजन के रूप में भी होता था। कई फलों के भी अवशेष मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी। तो इससे पता चलता है कि इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को मांस और दूध के लिए पाला जाता था। मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि इतिहासकार कंकाल का अध्ययन कैसे करते हैं। कैसे जो वो इतिहासकार है, कंकाल को देखकर ये बता सकते हैं कि कितना पुराना है, किसका है, वो सारा बता सकते हैं। किसी वयस्क और बच्चे के कंकाल में अंतर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन पुरुष महिला है या पुरुष है वो कंकाल, तो इसमें अंतर करना बहुत कठिन होता है। तो ये बताते हैं कि महिला में कूल्हे की हड्डी अधिक चौड़ी होती है ताकि शिशु के जन्म में आसानी हो। कूल्हे के हड्डी के आकार के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि वह किसी महिला का कंकाल है पुरुष का। धन्यवाद बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।